नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई क्लासेस के माध्यम से आज आप सबके बीच फिर एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। हमारा आसान पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। आइएगा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि संविधान की उपयोगिता। संविधान हमारे लिए एक प्रमुख अंग है जीवन का और संविधान से ही हमारी पूरी व्यवस्था चलती है। देखिएगा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला चैप्टर होगा संवैधानिक विकास। इसके बारे में जानकारी रखेंगे हम लोग। संविधान का विकास पहला चैप्टर है और आइए मैं आप लोगों को इससे अवगत कराऊं। देखिएगा, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा और संविधान का विकास। आइए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारा कि भारतीय संविधान का निर्माण कोई क्षणिक प्रक्रिया का परिणाम न होकर एक दीर्घकालिक और सतत उद्विकास का परिणाम था। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय जो संविधान बना एक क्षणिक प्रक्रिया नहीं, बहुत कम समय में नहीं, 2 वर्ष के लगभग टाइम लगा था इसमें। चलिएगा, मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को कि कितने दिन में ये संविधान तैयार हुआ था। कह सकते हैं, चाहे अभी जान लीजिए, 2 वर्ष 6 माह 18 दिन लगे थे इसको बनाने के लिए। संविधान जब बना था तो 2 वर्ष 6 महीने 18 दिन में ये तैयार हुआ था। देखिएगा, वेस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्ट एक्ट के द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की संपूर्ण शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में थी। कहने का मतलब ये है कि जब जो ये संविधान बना उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्ट एक्ट के द्वारा की गई। अब जब शुरुआती ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन से आई थी और इस समय चार्ट एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? चार्ट एक्ट के तहत, ठीक है। कंपनी के प्रबंधन की संपूर्ण शक्ति गवर्नर के 24 सदस्यीय, कितने? 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। 24 सदस्यीय टीम बनी थी, उसी में निहित था। आइएगा, कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। उस समय जो टाइम था, उस समय क्या था कि केवल व्यापारिक कार्य के लिए कंपनी भारत में आई थी और कार्य कर रही थी। और उसने क्या किया कि ने 1765 में, देख रहे होंगे बंधु, किस सन में? 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। वहाँ पर जो दीवानी कोड थी उसमें इसने अधिकार प्राप्त कर लिया। कालांतर में ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। और जब समय आगे आया तो क्या किया? ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर ली। घटना 1858 के सिपाही विद्रोह। ये विद्रोह देखिएगा, बलिया जिले के मंगल पांडे नामक ने बैरकपुर छावनी में 1858 में ये विद्रोह किया था। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा कि 1858 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ वो कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में हुआ। और कौन था? तो उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के सुघर छपरा नामक ग्राम में पैदा हुए मंगल पांडे नामक सैनिक ने यह विद्रोह प्रारंभ किया था। और ये विद्रोह कारतूस को खोलने के लिए हुआ। पहले जो राइफल हुआ करती थी, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिपाहियों को जो राइफल दिया था उसमें चमड़ा युक्त कारतूस लगा था। और उस कारतूस को जो गवर्नर थे वो आदेश करते थे कि दांतों से खोलने हैं। ये ब्राह्मण होने के कारण पांडे जी ने इसे मना कर दिया और इस पर इन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्होंने उस छावनी में विरोध कर दी। यही घटना 1858 की है। मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है और एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को 2 बार देखें, जरूर समझ में आएगा। बस देखिएगा, इसके बाद जो सिपाही विद्रोह के साथ पश्चात ब्रिटिश ताज के भारतीय शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया गया। और इसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया? ताज ने भारतीय शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में पूरे भारत की शासन व्यवस्था को ले लिया, जो कि 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक चला। और ये संघर्ष भारतीय सैनिकों ने कब तक? 1947 तक चलाते रहे। अधातव्य है कि
1773 के चार्ट एक्ट से लेकर 1935 तक के विभिन्न अधिनियम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित किए गए। ध्यान दीजिएगा कि जो भी बातें थी कहा यही जा रहा है कि महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित किए गए थे। अच्छा, संवैधानिक विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जब प्रकाश डालते हैं तो दो भागों में कंपनी का शासन जो चला था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन किया था वो 1773 से 1858 तक, जब तक कि भारतीय सैनिकों ने विरोध नहीं किया। इसके बाद ताज का शासन, यानी कह सकते हैं ताज का शासन का मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो वहाँ से भारतीय व्यवस्था को चलाने लगी। ये घटना 1858 से 1947 तक की थी। आइएगा, अब हम आपको बता दें, देखिएगा आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये घटना जो है, एक सेकेंड बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हाँ चलिए, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा करेंगे। और ये क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, ये जानिए। यह एक्ट 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था। कब? 1773 में। 1774 में इसे लागू कर दिया गया। और क्या किया गया? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू कर दिया गया। अच्छा, इस एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को सामान्यता मिली, माने कह सकते हैं कि मान्यता मिली। और प्रशासनिक कार्य करने के लिए इसे राजनीतिक कार्य में भी हस्तक्षेप करने के लिए मान्यता मिल गई। साथ ही भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और भारत में क्या हुआ, अब केंद्र रूप में, यानी कह सकते हैं कि जो राष्ट्र का निर्माण यहीं से शुरू हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर शासन करने की जो प्रणाली बनी ये यहीं से शुरू हो गई थी। ठीक है बंधु, 1774 में। आइएगा, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर था उस समय, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नामक पद दे दिया गया। अब देखिएगा, ध्यान देंगे आप लोग, मैं आप लोगों को बता दूं, बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। धातव्य है कि बोरेन हैंग, किसने? देखिएगा, यानी ये बताया जा रहा है, अध्यातव्य है कि, यानी जानकारी मिलती है कि वारेन हेस्टिंग को, किसको? वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग था कौन? वारेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? वारेन हेस्टिंग। अच्छा बंधु, चलिएगा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। अब देखिएगा, अकेले गवर्नर जनरल शासन तो कर पाएगा नहीं, तो इसके लिए 4 सदस्यीय टीम बनी। और 4 सदस्यीय टीम ने क्या किया? 4 सदस्यीय टीम जो बनी उसने 4 सदस्यीय जो कार्यकारिणी के परिषद के गठन किया गया, जिसमें नियम बनाने का, अध्यादेश पारित करने के अधिकार प्राप्त किए गए। और ये भी हुआ, ध्यान देंगे आप लोग, कि 4 सदस्यीय जो टीम बनी थी इसमें जो थे वो अध्यादेश पारित करने के अधिकार प्राप्त थे कि आप लोग अध्यादेश पारित कर सकते हैं। आइएगा, दीवानी। देखिएगा, मुकदमे जो लड़े जाते हैं 2 तरीके से लड़े जाते हैं। मैं एक शब्द आ रहा है दीवानी बार बार, तो समझा दूं आप लोगों को। मुकदमा जो फौजा, ये 2 तरीके से लड़े जाते हैं, फौजदारी और दीवानी। दीवानी कोर्ट यानी जमीन जायदाद धन संपदा के सब पक्ष में जो मुकदमे किए जाते हैं दीवानी कोर्ट होता है। चलिएगा, दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई। और दीवानी के फलस्वरूप क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई। कौन? कंपनी। आइएगा, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो आपसे पूछ लेगा परीक्षा में कि रेगुलेटिंग एक्ट, या पूछ लेगा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार, सेल्फ बिजनेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी और प्रिवी काउंसिल में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील की जाती थी। आइएगा बंधु, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे घटना 1784 की, पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के निहित दोषों को दूर करने के लिए, जो उसमें दोष थे किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेगा कि कब आया था और कब पारित किया गया था, तो 1781 में। अच्छा, 1784 के एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों में प्रतिबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। पूछ लेगा आपसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस समय में हुआ, तो 1784 में। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, यानी 2 स्तर पर। इस एक्ट के तहत किसके, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसिया भी गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के अधीन हो गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत की कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। देखिएगा, अब आपके सामने 1813 का चार्ट एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें और इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में जानकारी रखेंगे। आइएगा, 1813 के चार्ट एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारतीय व्यापार पर एक अधिकार को समाप्त कर किया गया, किंतु चीन के साथ चाय के व्यापार पर अधिकार 20 वर्ष के लिए कंपनी के हाथों में ही रहने दिया गया। 1813 में ऐसा हुआ कि कंपनी के जो अधिकार थे वो समाप्त कर लिए गए और 20 वर्षों तक केवल चीन के साथ चाय के व्यापार का संबंध रहने दिया गया। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, मद्रास, बंबई की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित अनिवार्य कर दिया गया कि ये जो कानून बनेंगे कलकत्ता में बनाया जो जाएगा, कलकत्ता गवर्नमेंट द्वारा, बंबई गवर्नमेंट यानी मद्रास के द्वारा, तो उसमें ब्रिटिश संसद का अनुमोदन जरूरी है। इसी एक्ट के तहत कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व के से 10% लाभांश देने का निश्चय लिया गया। कितने, 10%। आइएगा, 1833 का चार्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।